आज टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र चैप्टर 2 जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये आपको इनके नोट्स हैं हिंदी मीडियम में जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसमें आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, सकल घरेलू उत्पादक, दोहरी गणना, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगार, गारंटी अधिनियम 2005, संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्र आदि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आर्थिक गतिविधि ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति की जाती है। मतलब आर्थिक गतिविधियां वो होती हैं जिनको हम अपने जीवन का पालन करने के लिए, मतलब अपने आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या हम कह सकते हैं अपने किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो काम करते हैं उस काम की आय की प्राप्ति की जाती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र या 3 सेक्टर में बांटा जाता है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय और फिर है तृतीयक क्षेत्रक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या आता है और क्या होते हैं। ये वह क्षेत्रक होते हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, मतलब नेचुरली प्राथमिक क्षेत्रक कहलाते हैं। इस कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं कृषि है, मत्स्य पालन आदि। चलिए तो दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक वह क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तु का विनिर्माण किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक कहलाते हैं। इस औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। मतलब जो हमें प्राथमिक क्षेत्र से मिला उसको यूज करके हम द्वितीय में लेते हैं। और तृतीय क्षेत्रक होते हैं जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। इसके अंदर सारे सेवा वाले आ जाते हैं, जैसे बैंकिंग है, परिवहन है। और जब परिवहन होगा जब भी तो हम वस्तु का आदान प्रदान कर सकते हैं ना। उसके बाद है सेवा क्षेत्रक में उत्पादन सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती है, जैसे डॉक्टर, वकील आदि की सेवा, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर विकसित करना आदि। तीनों आर्थिक क्षेत्रकों में ऐतिहासिक बदलाव। देखो 1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था। जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता है और अधिशेष भोजन का उत्पादन होता है, लोगों ने अपनी ऊर्जा को विनिर्माण की दिशा में चैनलाइज किया। बहुत जल्दी ही द्वितीय क्षेत्र की प्रमुखता मिली। प्रगति और द्वितीय क्षेत्रों के विकास के कारण सूचना और प्रौद्योगिक, व्यापार, परिवहन आदि तृतीय क्षेत्रों को प्रमुखता मिली। 2011 और 2012 में भारतीय जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 60% है। उसके बाद है सकल घरेलू उत्पादक। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पाद अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्र के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पादक कहते हैं। उसके बाद है दोहरी गणना। दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों को उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जोड़ा जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। उसके बाद अपन पढ़ेंगे भारत में तृतीय क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है। यह लोगों की बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। देखो उदाहरण, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम आदि ये हमारे को क्या करती हैं, सेवाएं हैं। ये हमारी कृषि और उद्योग के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण है। अगर परिवहन नहीं होगा, मैंने आपको बताया कि कृषि अगर गांव में कृषि कर भी लेंगे, अगर वो उन्हें हम तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो फिर उसका फायदा क्या है।
लोगों के आय स्तर के बढ़ने के साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की आवश्यकता या मांग उत्पन्न हुई है। सूचना और संचार पर आधारित नई सेवा आवश्यक हो गई है। सूचना संचार, आपको एक जगह बैठ के दूसरी जगह की खबर किन चीज़ों से मिलती है? फ़ोन से या न्यूज़ से, टेलीविज़न से। ये बड़ी संख्याओं में लोगों को रोजगार प्रदान करता है और काफ़ी हद तक ये लोगों को रोजगार प्रदान करता है। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों के परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होने का कारण। प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीक व परिवहन की आवश्यकता होती है। विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे भंडारण, बैंकिंग, यातायात आदि। तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर हैं। किसी एक की भी अनुपस्थिति का अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लो द्वितीय तृतीय प्राथमिक नहीं है तो दिक्कत है, अगर प्रथमिक द्वितीय तृतीय नहीं है तो भी दिक्कत है, अगर द्वितीय तृतीय प्राथमिक नहीं है जो मैंने बताया तो भी ठीक नहीं है। उसके बाद है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या। छिपी हुई बेरोजगारी, जब लोग प्रत्येक रूप से कार्य करते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। समझ आया? प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? जो छिपी हुई होती है। कृषि क्षेत्र के में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है, अतः यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब उनको किसी काम से हटा भी दिया जाता है तो। अतिरिक्त रोजगार का सर्जन करने का उपाय, छोटी अवधि के लिए उपाय। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 जैसी योजनाएं, यह योजना 2005 में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई। रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना है। अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्य स्थल होना। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित। गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान। देखो इसमें क्या बताया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 जैसी योजना है। इस योजना में कहा गया था कि इसके अंदर 100 दिनों के लिए लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो उनको उतना पैसा दिया जाएगा जितना उन्हें काम करके दिया जाना था। अब और वो भी काम उनके गांव के आसपास मिलेगा। और कुछ उस जो सीटें थी 100 में से 1/3 जो थी वो महिलाओं के लिए रखी गई थी। ठीक है। और गरीबों में भी अति गरीब लोगों को भी रोजगार प्रदान किया गया। दीर्घकालीन उपाय, कृषि सुविधाओं में सुधार, सस्ती दर पे कृषि ऋण, मतलब कम दर पे % पे, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना, विद्यालय और कॉलेज की स्थापना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। देखो अगर उन्हें ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो वहाँ कैसे रहेंगे। शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है? जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता। जैसे एक कोई इंसान है, मतलब पर्सन है, उसने अच्छी एजुकेशन ले रखी है लेकिन उसको उसकी एजुकेशन के हिसाब से डेजिग्नेशन और उसकी सैलरी नहीं है, तो वो क्या है? शिक्षित बेरोजगार। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया। काम का अधिकार, सक्षम व जरूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष 100 दिनों के रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा असफल रहने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान मैंने आपको बताया कि इन्हें 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी जाएगी। रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और अपने काम के आसपास, गांव के आसपास दिया जाएगा। ठीक है। महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। संगठित क्षेत्र, इसमें वह उद्यम या कार्य आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि निश्चित होती है। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा निर्धारित नियम व विनियमों का अनुपालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्राप्त लाभ, जो संगठित क्षेत्र है वहाँ पे कर्मचारियों के जो लाभ होते हैं,
काम के निश्चित घंटे होंगे, निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, जिसे हम कहते हैं ओवर टाइम। चिकित्सा सुविधाएं व पेंशन सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। से वेतन, अवकाश, भविष्य निधि का सेवानुदान मिलेगा। कार्यस्थल पर उचित वातावरण व न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होंगी। अनुचित शोषण नहीं होगा, ठीक है। असंगठित क्षेत्र को होते हैं छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां जो अधिकांश नियंत्रण से बाहर रहती है, से निर्मित होता है। ये प्रायः सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता। अब असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयां क्या होती हैं? यह क्षेत्र सरकारी नियम व विनियमों को नहीं मानता। न्यूनतम वेतन मिलता है। रोजगार की अवधि व कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होती। किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता। निश्चित कार्य क्षेत्र में अच्छी सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं इसमें। अब मैं आपको फिर बताती हूँ संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र रोजगार की परिस्थितियों में अंतर। देखो, जो संगठित है उसको अधिक वेतन मिलता है, असंगठित को कम मिलेगा। संगठित में नौकरी सुरक्षित होती है, असंगठित में सुरक्षित नहीं होती है। कार्य की स्थिति अच्छी होती है, असंगठित में निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां होती है। कर्मचारी योजनाओं को लाभ होता है संगठित में, असंगठित में कोई लाभ नहीं होता। संगठित क्षेत्र कार्य अवधि, काम के घंटे निश्चित होते हैं और असंगठित में कोई निश्चित नहीं होते हैं। उसके बाद है भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र में होने का कारण, मतलब उनको लाभ तो है नहीं असंगठित में, लेकिन वो उसमें होने का कारण क्या है? कृषि एक असंगठित क्षेत्र है क्योंकि काम के घंटे निश्चित नहीं होते, बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है, मतलब उन्हें कोई सैलरी थोड़ी मिलती। कृषि मजदूरों को दैनिक मजदूरों के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है, बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, खराब है, मजदूर की कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ भी हो जाए उन्हें नियम विनियम का अनुपालन नहीं है। संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग, असंगठित क्षेत्र जैसे भूमिहीन किसान होते हैं, इसमें आते कौन है? कृषि श्रमिक, छोटे वे सीमांत किसान, काश्तकार, बटाईदार, शिल्पी आदि। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिक, निर्माण श्रमिक, व्यापार व परिवहन में कार्यरत, कबाड़ व बोझ ढोने वाले लोगों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकारी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। और निजी, सार्वजनिक को आप गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट इंटर। निजी होती है प्राइवेट सेक्टर, वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों के स्वामित्व और सेवाओं के वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होता है। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अंतर क्या होता है, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट में? देखो, सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है सार्वजनिक में, जैसे आप गवर्नमेंट्स को जानते ही होंगे। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। रोजगार सुरक्षा दी जाती है कि भाई लोग गवर्नमेंट नौकरी पे क्यों भागते हैं, इसीलिए ना क्योंकि वो सेफ है। संवैधानिक छुट्टियां में सेवाएं भी दी जाती है। और निजी में देखो, प्राइवेट है, वो अपनी पर्सनल उसकी कंपनी है, पर्सनल उसकी फैक्ट्री है, वो अपने तरीके से कराएगा। उसके जो कंपनी का मालिक है वो खुद एक ही पर्सन है, सारी चीजें एक व्यक्ति एक कंपनी उपलब्ध करवाती है। अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है, इसका काम होता है ज्यादा लाभ कमाना। रोजगार में श्रमिक असुरक्षित होते हैं। इनमें संवैधानिक मतलब जो भी मतलब उनकी प्राइवेट छुट्टी होती है वो जो होती है नहीं दी जाती है उन्हें। जैसे गवर्नमेंट स्कूल की छुट्टी होती है तो टीचर्स की भी छुट्टी होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, अगर बच्चों की छुट्टी है तो टीचर्स को जाना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। इसमें ढांचागत सुविधाएं, कृषि व उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है। लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। आवश्यक वस्तु के उत्पादन व विक्रय में सरकारी सहायता व अनुदान दिया जाता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं। श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधाएं, वेतन आदि प्रदान किया जाता है।
उसके बाद है तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार रोजगारी को प्रभावित करती है। देखो वो तो बढ़ती जनसंख्या से क्या क्या नुकसान है आपको ही पता है। रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जिसने अपनी कंपनी खोली है, फैक्ट्री खोली है, रोजगार है वो तो सीमित ही है ना। कृषि व क्षेत्रों में प्रच्छन्न रोजगारी बढ़ जाती है, संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है, अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पे आ जाती है। मान लो एक घर के अंदर जब एक आदमी कमाता है, खाने वाले एक हैं, ठीक है, जब वही एक कमाता है, दो है तो भी ठीक है। अगर वो कमाने वाला एक ही रहे और खाने वाले 4, 5, 6 बढ़ते ही जाए तो क्या होगा। तो ये बढ़ती बेरोजगारी कहीं ना कहीं हमारे देश में गरीबी का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। वस्तुएं व सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उपलब्धता कम हो जाती है। देखो जितने लोग हैं उतनी डिमांड भी तो फिर बढ़ेगी, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो तो लिमिटेड ही होगा ना। शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की विधियां, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सेवाओं को प्रोत्साहन देना, पर्यटन उद्योगों को प्रोत्साहन देना, अनावश्यक सरकारी नीतियों व नियमों में परिवर्तन, मूलभूत सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, आसान शर्तों पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करना। कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। असंचित भूमि, आय में उतार चढ़ाव, कर्ज का बोझ होता है, मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं होती, उनकी मौसम खराब हो गया तो उनकी फसल खराब तो बेचारों का पैसा बर्बाद। कृषि कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो रेट मिलता है उसी रेट पे, जबकि उनकी लागत उससे ज्यादा होती है। कृषि में अधिक रोजगार पैदा करने के उपाय, किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिया जा सकता है। मतलब उनको क्या उपाय किए जा सकते हैं। सूखे क्षेत्र की सिंचाई के लिए बांध बनाए जा सकते हैं, बीज और उर्वरक की सब्सिडी दी जा सकती है, भंडारण की सुविधा प्रदान की जा सकती है, परिवहन सुविधा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।